नमस्कार दोस्तों। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वोलेटाइल फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब उनके कार्य पढ़ेंगे। गाय में वोलेटाइल फैटी एसिड के कार्य। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके मेनली कार्य क्या क्या है। ठीक है, यानी कि गाय में जो 70% ऊर्जा रहती है वो वोलेटाइल फैटी एसिड से ही मिलती है। गाय को जो टोटल ऊर्जा होती है उसका 70% ऊर्जा वोलेटाइल फैटी एसिड से ही प्राप्त होती है, वोलेटाइल फैटी एसिड से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कौन से वोलेटाइल फैटी एसिड का क्या क्या कार्य है। यानी कि पहला लेंगे एसीटेट। एसीटेट का क्या कार्य है, हमने पढ़ा था कि यह दूध में या फिर मिल्क फैट बढ़ाता है। यह मिल्क फैट बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि एसीटेट का क्या कार्य है, ये मिल्क फैट बढ़ाता है और ये दूसरा कार्य इसका कीटोन बॉडी बनाता है। ठीक है, इसका दूसरा कार्य है कीटोन बॉडी बनाता है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट का क्या कार्य पड़ा था कि यह ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज बनाता है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्यूटाइरेट। तीसरा था ब्यूटाइरेट। ठीक है, इसमें बाद हमने पढ़ा ब्यूटाइरेट। ब्यूटाइरेट का कार्य क्या कर, यह ब्यूटाइरेट जो रहता है वो बीटा हाइड्रोक्सी, जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट यानी कि कीटोन बॉडी बनाता है। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट यानी कि कीटोन बॉडी बनाता है। कीटोन बॉडी बनाता है। ठीक है, तो हमने जो जो पढ़ा था पहली क्लास में उसमें यही था कि जो एसीटेट रहता है वो मिल्क फैट बढ़ाता है और कीटोन बॉडी बनाता है, और जो प्रोपियोनेट रहता है वो ग्लूकोज बनाता है और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जो ब्यूटाइरेट रहता है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट यानी कि कीटोन बॉडी बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो रुमन में जो वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं उनका अवशोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो रुमन में बनने वाले वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण। अब ये अवशोषण होगा तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, ये किससे होगा, ब्लड के थ्रू होगा। ठीक है, तो रुमन में ब्लड, रुमन से ब्लड से जाना, रुमन से ब्लड में जाना। ठीक है, क्योंकि अगर फैटी एसिड का अगर अवशोषण होगा तो वो ब्लड के थ्रू ही होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, अब हम देखेंगे कि जो वोलेटाइल फैटी एसिड का जो अवशोषण होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी विधि क्या है। ठीक है, अब किस विधि से होता है, तो ये होता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन यानी कि सिंपल डिफ्यूजन या फिर निष्क्रिय विसरण। यानी कि यूं मान लो कि इनको ब्लड में जाने के लिए कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये ऐसे ही निकल जाते यानी स्वतः हो जाते। यानी कि यूं मान लो कि
ये अपने आप हो जाते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की खर्च करने की जरूरत नहीं होती। और उदाहरण के तौर पे अपन मान लेते हैं कि हम एक सीधी मतलब जो नदी है उसकी लहर में जा रहे, जिनकी लहर जहाँ जा रही है उस दिशा में हम जा रहे हैं, तो हमें कोई भी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। और अगर हम लहर के विपरीत दिशा में आ रहे तो हमें ऊर्जा खर्च करने की जरूरत है, यानी कि वो रहता है एक्टिव डिफ्यूजन, और इसको बोलते हैं हम पैसिव डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन या फिर निष्क्रिय विसरण। ठीक है, यानी कि जो होता है विधि उसको बोलेंगे हम पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, या फिर बोलेंगे उसको सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, या फिर बोलेंगे हम निष्क्रिय विसरण, निष्क्रिय विसरण। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि उसको ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना ऊर्जा खर्च किए इसका अवशोषण होता है, इसका अवशोषण होता है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड रहेगी, यानी कि कौन सा वोल्टेज फैटी एसिड किस दर से होगा, यानी कि अवशोषण की दर, यानी कि किस स्पीड से कौन सा फैटी एसिड कितना जल्दी उसमें अवशोषित होगा, यानी कि फर्स्ट में आएगा वो ब्यूटाइरेट, उससे कम होगा प्रोपियोनेट का, उससे कम होगा एसीटेट का। यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उतना ही वो कम, मतलब कम उसकी अवशोषण की दर उसकी उतनी ही धीमी रहेगी। अब जो ब्यूटाइरेट रहता है वो सिर्फ एक ही रहता है, मतलब एक अनुपात में रहता है, तो वो सबसे ज्यादा होगा। प्रोपियोनेट 2 अनुपात में रहता है तो वो उससे कम होगा, और एसीटेट अनुपात 7 में रहता है, यानी कि वो उससे ज्यादा होगा, यानी कि ये सबसे तेज अवशोषित होगा, जो होगा सबसे तेज अवशोषित। और ये होगा सबसे कम अवशोषित, यानी सबसे धीमा, सबसे धीरे। ठीक है, यानी कि जो वोलेटाइल फैटी एसिड है वो उनका अवशोषण किस प्रकार से होता है। अब जो अवशोषण होगा तो वो रुमन से, मतलब ब्लड के थ्रू ही उसका अवशोषण होगा। ठीक है, तो अवशोषण की जो विधि रहती वो रहती पैसिव डिफ्यूजन या फिर निष्क्रिय विसरण, यानी कि उसको कोई भी एक्स्ट्रा जो ऊर्जा लगाने की उसको जरूरत नहीं रहती, यानी कि उसको बिना ऊर्जा खर्च किए इसका अवशोषण हो जाता है, यानी कि वोलेटाइल फैटी एसिड का बिना ऊर्जा लगाए उसका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण की दर क्या रहती है, जो ब्यूटाइरेट सबसे पहले अवशोषित होता है, उसके बाद प्रोपियोनेट, उसके बाद एसीटेट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफोनेशन। अब डिफोनेशन का मतलब क्या रहेगा कि रुमन से प्रोटोजोआ को हटा देना। ठीक है, अब रुमन में से अगर प्रोटोजोआ को हटा दिया तो क्या होगा, तो रुमन में से अगर प्रोटोजोआ को हटा दिया तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि रुमन में जो प्रोटोजोआ की संख्या का जो निर्धारण करता है, जो कंट्रोल करता है, वो प्रोटोजोआ ही करता है, यानी जीवाणुओं की संख्या का निर्धारण जो रहता है वो प्रोटोजोआ करता है, यानी कि दूसरा रहेगा डिफोनेशन। दूसरा पॉइंट रहेगा डिफोनेशन। डिफोनेशन का मतलब रुमन से प्रोटोजोआ को हटाना, या नष्ट करना। ठीक है,
अगर रुमन से प्रोटोजोआ को हटा दिया या फिर नष्ट कर दिया तो क्या होगा, तो जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी। जीवाणु की संख्या बढ़ गई तो गैस ज्यादा बनेगी, गैस ज्यादा बनेगी तो अपरा की समस्या होगी। ठीक है, तो अब डिफोनेशन के लिए अपन जो रसायन काम मिलते, जो ट्रीटमेंट करते, उसको वो रहता है, उसमें रहता है जो रसायन रहता है वो रहता है, एक तो रहता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, और दूसरा रहता है सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम लोरेल सल्फेट यानी कि सोडियम लोरेल सल्फेट। ठीक है, सॉरी, सोडियम लोरेल सल्फेट। ठीक है, यानी कि अगर डिफोनेशन करना है यानी कि रुमन से प्रोटोजोआ को हटाना, जो रसायन काम में लेंगे उसको, वो एक तो है CuSO4 और दूसरा है सोडियम लोरेल सल्फेट। ठीक है, और जो प्रभाव यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि प्रोटोजोआ नष्ट हो गई, मान लो कि शरीर में या रुमन में प्रोटोजोआ नष्ट हो गए, तो क्या रहेगा कि बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसमें जो फर्मेंटेशन है वो तेज होगा और गैस ज्यादा मात्रा में बनेगी। प्रभाव क्या पड़ेगा कि यदि प्रोटोजोआ को नष्ट किया गया, प्रोटोजोआ को नष्ट किया गया तो रुमन में जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी, रुमन में जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी और किण्वन ज्यादा होगा, यानी कि फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा उससे, तो गैस ज्यादा मात्रा में बनेगी। ठीक है, यानी कि डिफोनेशन का मतलब क्या कि रुमन से प्रोटोजोआ को हटा देना या फिर नष्ट करना। अब उसके लिए रसायन जो काम में लेंगे हम रहेंगे कॉपर सल्फेट और सोडियम लोरेल सल्फेट। ठीक है, अब उसको हटा दिया तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जो प्रोटोजोआ को हम नष्ट करेंगे तो जो जीवाणु का निर्धारण करते, प्रोटोजोआ जो जीवाणु की संख्या को कंट्रोल करते, वो जीवाणु की संख्या ज्यादा हो जाएगी और उसमें किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन उसमें ज्यादा होगा और गैस ज्यादा मात्रा में बनेगी। ठीक है, अब हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम अगला टॉपिक हम चालू करेंगे कि विटामिन। अब मेन बात तो ये सुन लो, विटामिन है क्या। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो कि हमारे शरीर की जो क्रिया हो उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, या फिर जानवर की शरीर की क्रिया है उनको सुचारू रूप के चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि यूं मान लो कि ये एक पोषक तत्व तो है। ठीक है, विटामिन एक पोषक तत्व तो है, पर ये क्या रहता है कि जो एक प्राकृतिक पदार्थ, मान लीजिए इसको प्राकृतिक पदार्थ जो अल्प मात्रा में ग्रहण किया जाता है या फिर अल्प मात्रा में जानवर के शरीर में पाए जाते हैं, और ऐसे कार्बनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड होते जो अल्प मात्रा में तो पाए जाते हैं पर शरीर की जो क्रियाएं रहती है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, यानी कि विटामिन। अगला टॉपिक रहेगा हमारे विटामिन। ठीक है, विटामिन ये क्या है, पोषक तत्व है, पोषक तत्व। ठीक है, यानी कि 6 पोषक तत्वों में से ये एक है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि ये रहते हैं कि जो प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में, प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में अल्प मात्रा में पाए जाने वाले
अल्प मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड जो शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि ये एक पोषक तत्व तो है, पर ये कार्बनिक यौगिक भी है जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में, यानी कि जिनकी जरूरत तो बहुत कम मात्रा में, पर ये ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो विटामिन है, विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, यानी कि जो विटामिन वो अल्प मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए, लेकिन उनके बिना भी ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, जो अल्प मात्रा में चाहिए पर चाहिए जरूरी है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट लिखेंगे कि विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो विटामिन शब्द सर्वप्रथम 1912 में कैशोमेयर फंग ने दिया था। और सर्वप्रथम खोजी जाने वाली विटामिन कौन सी है, तो सर्वप्रथम खोजी जाने वाली विटामिन है विटामिन ए। उसके बाद जानवर के शरीर में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, जानवरों या इंसानों के शरीर में। यानी जानवरों के शरीर में हम पहले देखें, जानवरों के शरीर में विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन बी3 और विटामिन बी4 पाई जाती है या बनती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि विटामिन शब्द सर्वप्रथम 1912 में कैशोमेयर फंग ने दिया था। 1912 में कैशोमेयर फंग ने दिया था। ठीक है, कैशोमेयर फंग ने दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले खोजी जाने वाली विटामिन, सर्वप्रथम खोजी जाने वाली विटामिन तो कौन सी है, विटामिन ए। ठीक है, और जानवर के शरीर में पाए जाने वाले विटामिन, जानवर के शरीर में बनने वाली विटामिन्स। अब जानवर के शरीर में कौन कौन सी विटामिन्स बनती हैं। ठीक है, तो जानवर के शरीर में एक तो बनेगी विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन बी3 और विटामिन बी4। ठीक है, इसको बोलेंगे हम साइनो कोबालामिन। ठीक है, इसको बोलेंगे साइनो कोबालामिन। और विटामिन 3 को नियासिन और विटामिन 4 को कोलिन, इसको बोलेंगे नियासिन और इसको बोलेंगे कोलिन। ठीक है, यानी कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम जो नाम दिया वो दिया 1912 में कैशोमेयर फंग ने, यानी कैशोमेयर फंग ने 1912 में विटामिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। और सर्वप्रथम खोजी जाने वाली जो विटामिन है वो है विटामिन ए।
जानवर के शरीर में जो बनने वाली विटामिन है वो है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन 12, विटामिन बी 3, विटामिन बी 4। विटामिन बी 12 को बोलेंगे साइनोकोबालेमिन, विटामिन बी 3 को बोलेंगे नियासिन, विटामिन बी 4 को बोलेंगे कोलिन। यानी कि जानवर के शरीर के अलावा यानी कि मानव के शरीर में विटामिन सी नहीं बनती, ठीक है। यानी कि जानवर के शरीर मानव एवं गिनी पिग में यह नहीं बनती, ठीक है। अब गिनी पिग कोई पिग नहीं है, कोई सुअर नहीं है, ये एक लेबोरेटरी एनिमल है। यानी कि जैसे चूहा है, जैसे चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे ही ये गिनी पिग एक लेबोरेटरी एनिमल है, ठीक है। यानी कि जानवर के शरीर में बनने वाले विटामिन 5 प्रकार के विटामिन बनते हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन बी 3 और विटामिन बी 4। ये मानव के शरीर में विटामिन सी नहीं बनती, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जानवरों और मानव शरीर में विटामिन डी कैसे बनती है, यानी विटामिन डी का संश्लेषण। अगला पॉइंट है जानवरों एवं मानव में विटामिन D3 का संश्लेषण, विटामिन डी का संश्लेषण। ठीक है, यानी कि जानवर और मानव में विटामिन डी कैसे बनती है। अब यूं मान लो कि सूर्य का प्रकाश है, अब सूर्य के प्रकाश में से जो भी सूर्य का प्रकाश सीधे हमारे शरीर पर या फिर त्वचा पर पड़ेगा, तो त्वचा में जो उपस्थित कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो यूवी रेस से क्रिया करके फिर विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है। अब यूं मान लो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश रहता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल, त्वचा में उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल क्या रहेगा, विटामिन डी में बदलेगा, ठीक है। कौन सी, यूवी रेज। अब सूर्य के प्रकाश में रहेगी यूवी रेज, उससे जो कोलेस्ट्रॉल रहेगा वो विटामिन डी में बदलेगा। विटामिन डी को क्या बोलेंगे, कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये बन गई विटामिन डी। अब ये जो बनी है विटामिन डी, ये किसी काम की नहीं है, यानी कि ये निष्क्रिय अवस्था में, यानी कि इसका उपयोग किसी प्रकार से नहीं होता, ठीक है। यूं मान लो कि अब इसका आगे जाके इसको आगे से मतलब किडनी और लिवर से गुजरेगी, तब जाके ये यूजफुल बनेगी, ये अभी किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब यूं मान लो कि जानवर और जो सूर्य के प्रकाश रहता है उसकी उपस्थिति में जो त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल रहता है वो यूवी रेज यानी कि सूर्य का प्रकाश, उसकी उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदलता है। विटामिन डी को ऐसे भी अभी यूं लिख ले समझने के लिए, कोलीकैल्सिफेरॉल यानी कि सी, ठीक है। अब आगे इसकी में क्या क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। इसको अब लीवर और किडनी से गुजारेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो था वो रहेगा निष्क्रिय अवस्था में। अब इसे इस विटामिन को सक्रिय करने के लिए
विटामिन डी को सक्रिय करने के लिए लीवर एवं किडनी से गुजरना पड़ेगा। लीवर व किडनी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बना हमारा अपने पास वो था कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल यानी कि सी। ठीक है, अब इसको आगे लीवर और किडनी से गुजारेंगे। ठीक है, अब ये जाएगा लीवर में। तो लीवर में जाके क्या होगा कि इसकी जो 25वें नंबर पे कार्बन रहेगा उससे एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा, जिससे ये होगा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसके बाद ये गुजरेगा किडनी से। किडनी में इसका क्या होगा, तो किडनी में जाके एक नंबर के कार्बन से एक OH ग्रुप और जुड़ जाएगा, जिससे ये होगा एक 25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसको पूरा ही लिख देंगे कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 125 DHCC। ठीक है, ये जो रहेगी यानी कि ये फॉर्म ये रहेगी सक्रिय अवस्था। ठीक है, विटामिन डी की जो ये अवस्था रहेगी यानी कि 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, ये रहेगी उसकी सक्रिय अवस्था। ये जो रहेगी कोलिकैल्सिफेरॉल जो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल से सीधा बन रहा है वो सक्रिय नहीं रहेगी, ये लीवर और किडनी से गुजरने के बाद सक्रिय होगी। यानी कि किसी में अगर किडनी फेल है या फिर लीवर फेल है तो उसमें विटामिन डी की जो सक्रिय अवस्था है वह नहीं बन पाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो है यानी कि ये विटामिन डी की सक्रिय अवस्था है जो कि एक हार्मोन की तरह काम करेगी। ठीक है, यह विटामिन डी की सक्रिय अवस्था है जो कि हार्मोन की तरह कार्य करेगी। हार्मोन की तरह कार्य करेगी। अब हार्मोन की तरह मतलब कौन से हार्मोन की तरफ, तो ये रहेगा स्टेरॉइड हार्मोन की तरह कार्य करेगी। ठीक है, इसे स्टेरॉइड हार्मोन की श्रेणी में रखते हैं। इसे स्टेरॉइड हार्मोन की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जो काम हार्मोन का है सेमली वही काम विटामिन डी भी करेगी। यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन यानी कि जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं उनको बोलेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, यानी कि विटामिन डी, अब विटामिन डी मान दो सनलाइट की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल, अपने जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल रहता है उससे विटामिन D3 बनेगा, वो बनेगा कोलिकैल्सिफेरॉल जो कि एक सक्रिय अवस्था नहीं है। फिर उसको लीवर और किडनी से गुजारेंगे तो लीवर में जाके 25वें नंबर के कार्बन से एक OH समूह जुड़ जाएगा, जिससे 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनेगा। उसके बाद वह किडनी से में जाएगा जिससे 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनेगा जो कि एक सक्रिय अवस्था है। और यही विटामिन डी
ये विटामिन डी की सक्रिय अवस्था है और ये एक हार्मोन की तरह कार्य करेगा। और कौन से हार्मोन की तरह कार्य करेगा? तो स्टेरॉइड हार्मोन की तरह यह काम करेगा। स्टेरॉइड हार्मोन क्या रहता है कि ये कार्बोहाइड्रेट से बने हुए जो हार्मोन रहते हैं उनको बोलेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन क्या रहते हैं? जो हार्मोन, वैसे हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं उनको बोलेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। अब विटामिन डी की क्या अवस्थाएं हम पढ़ेंगे? विटामिन डी की अवस्थाएं, विटामिन डी की अवस्थाएं। विटामिन डी की अवस्था हमने पहले भी पढ़ा था कि पादपों में कौन सी रहती है और जानवरों में या फिर मनुष्य में कौन सी रहती है। तो पादपों में और जानवरों में, ठीक है, जानवर या फिर मनुष्यों में। ठीक है, अब पादपों में रहती है विटामिन D2 और मनुष्य और जानवरों में, यहाँ लिख देते हैं मानव और जानवरों में रहती है विटामिन D3। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इर्गो कैल्सीफेरॉल, इर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं, पादप में भी अलग रहती है, जानवर और मानव में भी अलग रहती है। पादप में जो विटामिन रहती है वो रहती है विटामिन D2, इसको बोलेंगे इर्गो कैल्सीफेरॉल। मानव और जानवरों में जो विटामिन रहती है वो रहती है D3, जिसको बोलेंगे हम कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विटामिन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, छठा पॉइंट है हमारा विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, तो विटामिन दो प्रकार की होती है। एक तो रहती है वसा में घुलनशील, जो कि वसा में स्टोर होती है। ठीक है, वसा में घुलनशील। ठीक है, दूसरी रहती है जल या पानी में घुलनशील। यानी कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ठीक है, दो प्रकार की रहती है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब कौन कौन सी होती है तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, विटामिन ए, डी, ई और के। और इस तरफ में आएगी एग्जाम्पल में विटामिन सी और बी, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बी कॉम्प्लेक्स में आ गई जितनी भी विटामिन बी है। अब इसमें आ गई विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10 और B12। ठीक है, यानी कि ऐसी विटामिन जो फैट में घुलनशील है, मतलब वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के। इन विटामिन को हमें सिर्फ एक बार ही लेने की जरूरत रहती है, जो हमारे वसा में हमें मिलती रहती है। वसा में भी कहाँ घुलेगी? ये घुलेगी एडिपोज टिश्यू में। ये कहाँ घुलेगी? वसा में भी एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहती है। ठीक है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि हमें सिर्फ एक बार ही लेने की जरूरत, एक बार ही यानी कि साल भर में एक बार या 6 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जो लेने की जरूरत है, जो हमारे शरीर को रेगुलर मिलती रहेगी, वो रहेगी विटामिन ए, डी, ई, के। ये हमारे शरीर में वसा में एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहती है और ये रहती है पानी में घुलनशील या वाटर सोल्यूबल।
यानी कि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स में आता है विटामिन B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 10 और 12। ठीक है, यानी कि ये विटामिन जिनको हमें रोज लेने की आवश्यकता होती है, ये हमारे यूरिन के साथ साथ निकल जाती है, इसलिए इसको बोलेंगे वाटर सॉल्युबल या फिर पानी में घुलनशील। ये विटामिन हमें रोज लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि इनका स्टोरेज शरीर में नहीं होता, इनका स्टोरेज किसी भी प्रकार से शरीर में नहीं होता। ये इनका स्टोरेज शरीर में नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनका स्टोरेज शरीर में नहीं होता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनका स्टोरेज ही शरीर में होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि विटामिन की विशेषताएं। ठीक है, अब 7वां पॉइंट ले लेंगे हम कि विटामिन ई और सेलेनियम। यानी कि विटामिन ई और सेलेनियम क्या करते हैं, यानी विटामिन ई और सेलेनियम एक प्रकार की मतलब सक्रियाशीलता, यानी कि वो साथ साथ में काम करेंगे, सिनर्जेटिक एक्शन रहेगा उनका। मतलब यूं मान लो कि अगर हम विटामिन ई अलग से देंगे और सेलेनियम अलग से देंगे, यानी कि उनका काम तो एक ही है, पर अगर उन दोनों को अलग अलग दिया गया तो उनका काम सेम रहेगा, पर उनको साथ में दिया गया तो उसमें जो क्रिया रहती है उसको बढ़ा देता है, यानी कि क्रिया करने की दर को बढ़ा देता है या उसके असर को बढ़ा देता है। यानी कि यूं मान लो कि ये होता है 2+2, नॉर्मल लैंग्वेज में ये होता है 4, पर ये हो जाएगा 5। यानी कि जो विटामिन ई है और सेलेनियम है उनको मिक्स करके देने पर जो उसमें जो अनुपात मतलब जो उसका रिजल्ट आ रहा है उससे भी बढ़कर आ जाएगा उसका रिजल्ट, यानी जो नॉर्मल रिजल्ट से भी बढ़कर आएगा उसको बोलेंगे सक्रियशीलता या फिर सिनर्जेटिक एक्शन। ठीक है, यानी कि यूं मान लो कि विटामिन ई और सेलेनियम की विशेषता है। ठीक है, विटामिन ई एंड सेलेनियम। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि यह दोनों सक्रियशीलता प्रभाव दर्शाती है, यह दोनों सह क्रियाशील प्रभाव यानी कि सिनर्जेटिक एक्शन दर्शाती है। सिनर्जेटिक एक्शन या सक्रियशीलता यानी कि यह अगर विटामिन ई को अलग देंगे तो वो अपना काम करेगी, सेलेनियम को अलग कर देंगे तो वो अपना काम करेगी, पर अगर उन दोनों को साथ में दिया जाए तो वो उनके प्रभाव से भी ज्यादा असर दिखाएगी। ठीक है, अगर मेनली विटामिन ई का काम वही रहेगा जो सेलेनियम का काम रहेगा, जो यानी कि अगर मान लो जो बीमारी विटामिन ई की कमी से होगी वो बीमारी सेलेनियम की कमी से भी होगी, जो बीमारी सेलेनियम की अधिकता से होगी वो विटामिन ई की अधिकता से भी होगी। यानी कि दोनों का कार्य लगभग एक जैसा है, यानी कि दोनों एक जैसा कार्य करते हैं और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, यानी कि दोनों को अगर साथ में दिया गया तो उनके प्रभाव को जितना होगा उससे भी बढ़ा देंगे। और जो बीमारी विटामिन ई की कमी से होगी वो सेलेनियम की कमी से भी होगी, जो बीमारी विटामिन ई की अधिकता से होगी वो सेलेनियम की अधिकता से भी होगी। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट यह आ जाएगा कि यह दोनों एक जैसा कार्य करती है, यह दोनों एक जैसा कार्य करते हैं। ठीक है, और
फिर देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और सक्रियशीलता प्रभाव को दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा, जो बीमारी विटामिन ई की कमी से होगी वह सेलेनियम की कमी से भी होगी। और जो बीमारी सेलेनियम की अधिकता से होगी वह विटामिन ई की अधिकता से भी होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सक्रियाशीलता प्रभाव है, यानी कि जो काम विटामिन ई का है वही काम सेलेनियम का भी है। अगर दोनों को साथ में दिया जाए तो जो उनका प्रभाव रहता है उसके उससे भी अधिक यह असर दिखाती है। ठीक है, सिनर्जेटिक एक्शन यानी कि जो एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती है, यानी कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए उससे भी रिजल्ट वह ज्यादा मिलेगा, उसको बोलेंगे हम सिनर्जेटिक एक्शन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो विटामिन बी 12 है यानी कि साइनोकोबालेमिन, उसमें 4% कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा हमारा 8वां कि विटामिन बी 12 में यानी कि साइनोकोबालेमिन, ठीक है, साइनोकोबालेमिन इसमें 4% कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये कोबाल्ट हमारे शरीर में नहीं बनेगा, विटामिन बी 12 तो शरीर में बनेगी तो कोबाल्ट शरीर में नहीं बनता, ये भोजन से लेने की जरूरत है। यानी भोजन से जो कोबाल्ट आएगा यानी कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट उतना रहेगा। कि यूं मान लो कोबाल्ट तो हमें बाहर से लेने की जरूरत है और विटामिन बी 12 हमारे शरीर में ही बनेगी, कोबाल्ट हमारे शरीर में नहीं बनता। ठीक है, पर विटामिन बी 12 में 4% कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि कोबाल्ट हम बाहर से ही लेंगे। ठीक है, और विटामिन बी 4 यानी कि कोलिन को लाइपोट्रोपिक फैक्टर कहते हैं। क्यों लाइपोट्रोपिक फैक्टर उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विटामिन बी 4 है यानी कोलिन है वो लिपिड को फैलाने का काम करते हैं, यानी कि फैट, लिपिड यानी कि फैट, यानी फैट को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी फैट को फैलाने का काम या फैट को तोड़ देते हैं। कहीं पे फैट जमा यानी कि फैटी लीवर कंडीशन में जो विटामिन बी 4 अगर दिया जाए तो वो फैटी लीवर कंडीशन में जो फैट रहते हैं उसको तोड़ देते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं, उनको बोलेंगे हम फैटी लीवर कंडीशन में। ठीक है, विटामिन बी 4। अब मान लो कोई आदमी रहता है या कोई व्यक्ति रहता है जो शराब का मतलब सेवन ज्यादा करता है, उसमें फैटी लीवर की कंडीशन ज्यादा रहती है, तो उसको देंगे विटामिन बी 4 जिससे उसके फैटी लीवर की कंडीशन ठीक हो जाए, यानी कि उसके ऊपर जो फैट जम गया, उनके लीवर के ऊपर जो फैट जम गया वो सही हो जाए। ठीक है, 9वां पॉइंट लिखेंगे कि कोलिन यानी कि विटामिन बी 4 को लाइपोट्रोपिक फैक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यह फैट या लिपिड को तोड़ने का या फिर उसको
घटाने का कार्य करता है। ठीक है, और इसका उपयोग, कोलिन का उपयोग फैटी लीवर के उपचार में करेंगे। इसका उपयोग फैटी लीवर के उपचार में करेंगे। ठीक है, यानी कि विटामिन B4 रहता है, जो कोलिन रहता है, वो फैट को तोड़ने का काम करता है या फिर घटाने का काम करता है, इसलिए इसका उपयोग फैटी लीवर के उपचार में करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो विटामिन रहती है, यानी कि कुछ विटामिन तो हमारे शरीर में ही बनती है, यानी कि हमने पढ़ा था कि जानवर के शरीर में बनती है। जानवर के शरीर में विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन B3 और विटामिन B4 जो शरीर में ही बनती है, और बाकी की जो विटामिन रहती है वो जानवर को बाहर से ग्रहण करने की जरूरत रहती है। तो वो पॉइंट भी लिख देंगे कि कुछ विटामिन जानवर के शरीर में बनती है, और जो विटामिन उनके शरीर में नहीं बनती, यानी कि कुछ विटामिन उनके शरीर में नहीं बनती, और जो विटामिन उनके शरीर में नहीं बनती उसको बाहर से लेने की जरूरत होती है। यानी कि ज्यादातर विटामिन अब बाहर से लेंगे, तो बाहर कहाँ से लेंगे, तो भोज्य पदार्थों के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही हम पढ़ेंगे। बाकी जो हम विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।